बेटा दिखाई दे रहा है सबको? बेटा दिखाई दे रहा है सबको? बेटा दिखाई दे रहा है? यस मैम। तो आज का टॉपिक है रेडिएशन प्रोटेक्शन। कल हमने रेडिएशन हजार्ड के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे रेडिएशन प्रोटेक्शन की, कैसे हमें प्रोटेक्शन लेनी है। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि जो रेडिएशन होती है वो हमारे बॉडी टिश्यू को तो नुकसान पहुंचाती डेंजरस है हमारे टिश्यू के लिए, लेकिन साथ साथ वो हमारे जेनेटिक मटेरियल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसका असर आने वाली जनरेशन पे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में। अब है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडिएशन। तो इसमें क्या है, रेडिएशन के अगेंस्ट कैसे प्रोटेक्शन लेनी है, तो अब हम इसके बारे में बात करें। द पर्पस ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड सेटिंग डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। मतलब जैसा कि हमने कल पढ़ा था ना, ICRP जो है उसी ने हमें बताया कि रेडिएशन, उसके अकॉर्डिंग रेडिएशन हजार्ड और प्रोटेक्शन के बारे में बताया। तो जो ICRP है उन्होंने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड एक सेटिंग की गई है जिसके अगेंस्ट रेडिएशन प्रोटेक्शन के अगेंस्ट एक स्टैंडर्ड सेटिंग इन्होंने डिफाइन की गई है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वो सेटिंग है, जिसमें है प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। मतलब रेडिएशन से होने वाले जो इफेक्ट हैं उनको, उनकी रोकथाम। ठीक है, लिमिट टू acceptable level the occurrence of the stochastic effect of radiation। मतलब जो हमारे रेडिएशन के जो रेडिएशन के अकॉर्डिंग जो इफेक्ट होते हैं, तो उनका जो ये कह लो जो डोजेस है, ये कितना हमें डोजेस का लेवल, या कितना हमें उनकी रिक्वायरमेंट है, उसकी एक लिमिटेशंस होनी चाहिए। ठीक है, हद से ज्यादा और बहुत कम, मतलब एवरेज से ज्यादा और एवरेज से कम, ये दोनों ही चीजें नुकसान करती है। उस हिसाब से जो हमारी रेडिएशन है उसको कितनी डोज लेनी है रेडिएशन के लिए, तो ये भी उस पे क्या होना चाहिए, उस पे लिमिटेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग ICRP के अकॉर्डिंग 3 प्रिंसिपल्स हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन के अगेंस्ट। रेडिएशन प्रोटेक्शन के अगेंस्ट 3 प्रिंसिपल को यहाँ शो किया गया। नंबर 1 है जस्टिफिकेशन, नंबर 2 है ऑप्टिमाइजेशन, नंबर 3 है डोज लिमिटेशन। तो हमारे रेडिएशन प्रोटेक्शन में 3 प्रिंसिपल का यूज किया गया है, जस्टिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन और डोज लिमिटेशन। ठीक है, अब बात करते हैं अब है इस स्लाइड में जैसा कि लिखा गया है, ICRP uses the following overall principle for all controllable exposure situation। जो हमारी ICRP है वो नीचे लिखे हुए जो हमारे जो प्रिंसिपल है उसको क्या करती है, फॉलो करती है, ताकि जो हमारे एक्सपोजर है, जो रेडिएशन एक्सपोजर, ये रेडिएशन एक्सपोजर ये सिचुएशन है, उनको कंट्रोल में किया जा सके। तो इसमें जैसा कि हमने पढ़ा ना, प्रिंसिपल नंबर 1 है जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन में क्या है, नो अननेसेसरी यूज ऑफ रेडिएशन इज परमानेंट। मतलब ऐसी मतलब बेफालतू की, या जो मतलब अगर रेडिएशन का यूज, नो अननेसेसरी यूज, मतलब फालतू जो रेडिएशन का यूज होना है उसको इसमें परमिशन नहीं देना। मतलब रेडिएशन का जिसके लिए यूज होना उसके लिए ही करना है, फालतू रेडिएशन का यूज नहीं करना है। विच मीन दैट एडवांटेज मस्ट ओवरवेट द डिसएडवांटेज। मतलब इसकी ज्यादा एडवांटेज लेने पे ये किसको ओवरवेट कर सकती, बढ़ा सकती है, डिसएडवांटेज भी बना सकती है। मतलब मान लो कि अगर हमें 200 केवीपी की जरूरत है और हमने और ज्यादा इमेज लेने के लिए या इमेज को और रेजुलेट करने के लिए क्या कर दे, 400 कर लिया, तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट तो सिर्फ 200 की थी, हमें 400 लेने की क्या जरूरत थी? क्यों? अगर हम एडवांटेज सोचेंगे कि हाँ 200 केवीपी हमने लिया है, तो अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो और ज्यादा इमेजिंग आएगी, ऐसा नहीं। वो हमें बेनिफिट की जगह हमें
प्रॉब्लम क्रिएट कर देते। तो जो हम मतलब इसलिए कहा गया है कि जो रेडिएशन की जो यूजेस है वो अननेसेसरी नहीं होना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही परमिट हो, उससे ज्यादा परमिट नहीं हो। नेक्स्ट है हमारी लिमिटेशन, ठीक है। ईच इंडिविजुअल मस्ट बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क। जो भी कोई भी प्रत्येक जो भी इंडिविजुअल है वो मतलब जो रेडिएशन से होने वाले जो रिस्क है उससे क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट होना चाहिए। दैट आर फार टू लार्ज थ्रो इंडिविजुअल रेडिएशन डोज लिमिट, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग हम रेडिएशन डोज को लिमिट कर सकते हैं कि हाँ इसको इतनी देनी है, इसको इतनी देनी है, इसको इतनी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने पेशेंट को या जो पर्सन है उसको रेडिएशन से होने वाले रिस्क से होने वाले जो रिस्क है उससे उसको बचाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेडिएशन डोज लिमिट रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें क्या है, रेडिएशन डोज शुड ऑल बी केप्ट एज लो एज रीजनेबली अचीव। जो रेडिएशन है वो मतलब वो बहुत ही लो अचीव, मतलब बहुत ही कम, मतलब क्या हो सके, अवेलेबल हो सके, ठीक है, जिसको हम, ठीक है। दिस मीन दैट इज नॉट इनफ टू रिमेन अंडर द रेडिएशन डोज। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेडिएशन डोज के अंडर ही रहेगा, लेकिन रेडिएशन डोज आर लो, रेडिएशन जो डोज है वो कम रहेगी। तो मतलब रीजन जो भी हमें लेना है, जो भी हमें इमेजेस लेने हैं वो हम तब भी अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए लोअर जो जहां तक हो कम से कम रेडिएशन इसमें परमिट होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन है, ये कह लो कि ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो हमने रेडिएशन डोज अलाउ किए वो कम से कम रखें, और अपनी और जो हमें अचीव करना है, हमें अचीव क्या करना है, इमेजेस करने, तो कम से कम रेडिएशन को यूज करके हम इमेज को अचीव कर ले, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो रेडिएशन प्रोटेक्शन का जो प्रिंसिपल है वो इसी बेस पे है, जस्टिफिकेशन, लिमिटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। बेटा इतना समझ में आया? बेटा इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। ठीक। अब बात करते हैं नॉर्मल जस्टिफिकेशन की, ठीक है। तो इसमें लिखा है ना, जस्टिफिकेशन में लिखा है, क्लिनिशियन मेक डिसीजन रिव्यूइंग द बेनिफिट एंड रिस्क फॉर डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपोज इंडिविजुअल। मतलब जो क्लिनिशियन है उसको ये डिसीजन वो ले सकता है कि क्या चीज मतलब बेनिफिट है, और क्या मतलब अगर कोई इंडिविजुअल, मान लो कोई इंडिविजुअल रेडिएशन एक्सपोजर के लिए गया, मतलब जैसे मान लो हमारे एक्सरे होंगे, सीटी स्कैन होंगे, जैसे भी मान लो रेडिएशन एक्सपोजर के लिए गया, तो वहां पे जो भी क्लिनिशियन है वो डिसीजन ले सकता है कि क्या कौन सी मतलब
हेलो बेटा, आवाज आ रही है? मेरा आवाज आ रही है सबको? सृष्टि बेटा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? सृष्टि, आरती, प्रीति, प्रवीण, यस मैम, आ रही है। ये दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई भी जैसे कोई भी पर्सन आए तो हमें कितना एक्सपोज करना है, क्या चीज, कितना एक्सपोजर उसके लिए बेनिफिट है, क्या रिस्क है, तो इसका जो डिसीजन है वो जो वहाँ का क्लिनिशियन है वो ले सकता है। ठीक है, तो इसमें 3 लेवल ऑफ जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन में 3 लेवल है। नंबर 1 है जनरल लेवल, नंबर 2 है जेनरिक लेवल और नंबर 3 है थर्ड लेवल। तो जनरल लेवल क्या होती है? यूज ऑफ रेडिएशन इन मेडिसिन इज एक्सेप्टेड एज डूइंग मोर गुड देन हार्म। मतलब यूज ऑफ रेडिएशन मेडिसिन, मतलब रेडिएशन को अगर हम मेडिसिन की तरह मेडिसिन में लें, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, मतलब वो हार्मफुल से बेटर हो सकते। ये हमारे जनरल लेवल है अगर हमने रेडिएशन को मेडिसिन में यूज किया। यूज ऑफ रेडिएशन मेडिसिन में अगर हमने उसको यूज किया, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखा सकती है। जेनरिक लेवल, जिसको क्या होते हैं, जेनरिक लेवल में है स्पेसिफिक प्रोसीजर विथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, जिसमें हम एक स्पेसिफिक प्रोसीजर करेंगे विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, जैसे कि चेस्ट रेडियोग्राफ फॉर पेशेंट शोइंग रेलिवेंट सिस्टम। कि अगर मतलब मान लो कि अगर मान लो किसी पेशेंट को लंग्स की कोई प्रॉब्लम है या उसको सांस लेने में कोई दिक्कत है, तो ये क्या है, उसके लिए हम स्पेसिफिक प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, और पर्सन क्या, उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो स्पेसिफिक पर्सन पे हम स्पेसिफिक प्रोसीजर करेंगे। मतलब अगर किसी को चेस्ट प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना है, इमेज कहाँ की लेनी है, हमें इमेज सिर्फ चेस्ट एरिया की लेनी है, तो हमें क्या है, हम मार्क से इमेज लेंगे और हमें उसकी इमेजेस मिल जाएगी। तो ये जेनरिक लेवल में हम स्पेसिफिक प्रोसीजर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं। नंबर 3 है थर्ड लेवल, एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर टू इंडिविजुअल पेशेंट। जो प्रोसीजर का जो एप्लीकेशन होगा वो किसको जाएगा, इंडिविजुअल पर्सन को दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी हम प्रोसीजर करेंगे तो उसकी एप्लीकेशन जो होगी पेशेंट को दी जाएगी, ताकि उसे पता चले कि उसके साथ क्या होने वाला है, मतलब उसको डोज कितनी देनी है, कहाँ का वो इमेजेस लेंगे, उसके बारे में उसकी सब नॉलेज होनी चाहिए। अब बात आती है डोज लिमिट। ठीक है, डोज लिमिट, रेडिएशन जो भी हम एक्सपोज करते हैं रेडिएशन, वो डोज पे डिपेंड करते कि इस एरिया में इतनी डोज चाहिए उसके लिए। तो हर ये कह लो हर एक्सरे या हर सीटी के लिए या एक्सपोजर के लिए हमने एक क्राइटेरिया तैयार किया, जिसमें डोजेस की जो लिमिटेशन है वो रखी गई है। तो इसमें डोज लिमिट इज डिटरमाइंड बाय लो बेस ऑन प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड रिकमेंड बाय आईसीआरपी। मतलब आईसीआरपी ने जो रेडिएशन प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग जो एक स्टैंडर्ड बेस बना रखा है कि ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग ही हम पेशेंट को डोज देंगे। ठीक है, तो आईसीआरपी ने रेडिएशन प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने एक बेस बना रखा, लो बना रखा है कि इतनी ही हमें पेशेंट को डोज देंगे, तो उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज नॉट द बाउंड्री बिटवीन सेफ्टी एंड डेंजर। सेफ्टी और डेंजर के बीच में कोई भी बाउंड्री नहीं है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल डोज लिमिट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। अब है इंडिविजुअल डोज की बात करते हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ कैटेगरी डिफाइन की गई है, रेडिएशन वर्कर और जनरल पब्लिक है। ठीक है, तो मान लो अगर हमने कैटेगरी में लिखा क्या, इफेक्टिव डोज लिमिट। इफेक्टिव डोज लिमिट में क्या है, अदर देन द फॉलोइंग वुमेन्स केपेबल ऑफ चिल्ड्रन बियरिंग फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ बर्थ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो रेडिएशन वर्कर है वो क्या करेंगे, हाँ 100 MSV से देंगे, मतलब 5 ईयर तक, बट नॉट एक्सीडेड 50 MSV पर ईयर। मतलब हम 5 साल तक के लिए क्या कर सकते हैं, 100 MSV दे सकते हैं, लेकिन साल में
50 MSV से ज्यादा, मतलब 5 साल के अंदर कम से कम हम 100 MSV देंगे, लेकिन एक साल में 50 से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं कि 100 MSV देना है तो हम एक साल में कर दे, नहीं। वुमेन कैपेबल ऑफ चाइल्ड बेयरिंग, तो उसको हम 5 MSV देंगे पर 3 मंथ के अकॉर्डिंग देंगे। ठीक है, अगर बर्थ का कंसेप्शन टू बर्थ का है तो उसमें हम 1 MSV देंगे। तो अगर उसी तरह इक्विवेलेंट डोज लिमिट है हमारी स्किन के लिए, लेंस के लिए, ठीक है, एब्डोमेन एरियाज के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो स्किन के लिए हम 500 MSV पर ईयर का यूज करेंगे, लेंस के लिए 150 MSV पर ईयर का यूज करेंगे। ठीक है, और वुमेन्स एब्डोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 2 MSV का यूज करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में फीटस को ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब यहाँ देखो लिखा ना इफेक्टिव डोज, डोज कन्वर्ट एज्यूम दैट इंटायर बॉडी हैज बीन एक्सपोज टू द सेम अमाउंट ऑफ ईच ऑर्गन या टिश्यू। इफेक्टिव डोज में है कि जो भी हम एक्सपोजर करेंगे वो एक्सपोजर क्या होगा, पूरी बॉडी में एक इक्वली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इक्विवेलेंट डोज क्या होगा, डोज ऑफ रेडिएशन एक्सपोज रिसीव बाय ईच ऑर्गन या टिश्यूज में जो ईच ऑर्गन या टिश्यू सिर्फ वही उसको क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा रिस्क लेवल ड्यू टू रेडिएशन एक्सपोजर। ठीक है, रिस्क लेवल ड्यू टू रेडिएशन एक्सपोजर से कैसा है, तो इसमें रिस्क लेवल ड्यू टू लाइफ टाइम एक्सपोजर, मतलब लाइफ टाइम जो एक्सपोजर हो रहा है उसका रिस्क क्या है। तो अगर इसमें हम बात करें लाइफ टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ड्यू टू रेडिएशन, अगर हम लाइफ टाइम, अगर कोई पर्सन है उसका लाइफ टाइम उसका क्या है, वो रेडिएशन एक्सपोजर के अंडर आता है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो उसमें देखा क्या देखेंगे, तो इसमें हमने ये परसेंटेज देखी गई है। ठीक है, अब आता है पब्लिक एक्सपोजर। ठीक है, नंबर 1 सेम रिस्क असेसमेंट एज ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ठीक है, जो नॉर्मल इंडिविजुअल का जो रिस्क असेसमेंट है वो सेम जो उस पे वर्क करते हैं, मतलब मान लो अगर पेशेंट को रेडिएशन एक्सपोजर से रिस्क है तो साथ साथ जो एक्सरे या सीटी में जो वर्क करते हैं जो टेक्नीशियंस होते हैं उन्हें भी तो एक्सपोजर की वजह से रिस्क हो सकती है। ठीक है, रिस्क लेवल ड्यू टू लाइफ टाइम एक्सपोजर जैसे कि हमने पिछले में देखा वैसे यहाँ पे दिखाई गई है। अब बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन क्या, फोकस इज टू प्रोड्यूस बेस्ट पॉसिबल इमेज क्वालिटी टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ पेशेंट, मतलब इसमें फोकस किया गया कि ज्यादा से ज्यादा हम अच्छी इमेज क्वालिटी अच्छी से अच्छी हमें मिल जाए, लेकिन पेशेंट को बहुत ही कम रिस्क उठाना पड़े, मतलब बहुत कम रिस्क के साथ हमें अच्छी से अच्छी क्वालिटी इमेज मिल जाए। ठीक है, कीपिंग द रेडिएशन डोज एज लो, मतलब रेडिएशन डोज को हम क्या लो कर देंगे एज रीजनेबली अचीवेबल, मतलब कुछ अचीव करने के लिए हम रेडिएशन डोज को क्या कर देंगे, उसको कम करने का ध्यान रखेंगे। इकोनॉमिकली एंड सोसाइटल फैक्टर बिंग टेकन, जो जिसमें क्या है, जो हमने रेडिएशन डोज को क्या करें बहुत ही लो में ध्यान रखा है फॉर द कुछ अचीव करने के लिए, मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग और सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो फैक्टर्स पे इन्वॉल्व होते हैं उनको ध्यान रखते हुए हमने रेडिएशन डोज को कम कर दिया है। ठीक है, अब बात आती है ऑप्टिमाइजिंग रेडियोग्राफिक टेक्निक की। ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग रेडियोग्राफिक टेक्निक में क्या है, MAS एंड KVP ये क्या पावर है, एक्सपोजर पावर है। नेक्स्ट है जनरेटर एंड फिल्ट्रेशन, field size limitation, patient status, grid and image receptor, digital processing speed class, radiographic positioning, radiographic technique and AEC। ठीक है, तो ये क्या है हमारी ऑप्टिमाइजिंग रेडियोग्राफिक टेक्निक के अंदर, और साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल में HVL। तो हमारी ऑप्टिमाइजिंग रेडियोग्राफिक टेक्निक के अंदर ये सारी चीजें होती हैं और जिसका हमें ध्यान रखना होता है। अब है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ occipital frontal skull radiographers using increased source of image receptor distance, मतलब हमारे occipital frontal skull रेडियोग्राफी के लिए क्या किया जाता है, इसमें इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है
Main aim of this research was to investigate the optimization capability to of increased source of image receptor distance for the skull radiography. मतलब रेडियोग्राफी स्कल के लिए हम क्या करते हैं, इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं. साथ साथ क्या करते हैं, टू इन्वेस्टिगेट वेयर इंक्रीज एसआईडी रिड्यूस रेडिएशन, जिसकी वजह से जैसे ही हम एसआईडी को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, मतलब ये सोर्स ऑफ इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस को जैसे इंक्रीज कर देंगे तो उससे क्या होगा, रिड्यूस रेडिएशन डोज, जिसकी वजह से रेडिएशन डोज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी विदाउट इफेक्टिंग इमेज क्वालिटी, और इमेज क्वालिटी को बिना अफेक्ट किए रेडिएशन डोज कम हो जाएगी फॉर द ऑसिपिटल फ्रंटल, या ये कह लो हमारे स्कल की जो रेडियोग्राफी के लिए वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी. अब इसमें देखा, स्लाइड में दिखा है, could you find any significant difference, क्या इन तीनों में कोई डिफरेंस नजर आ रही है आप लोगों को? अब है कंक्लूजन, कि इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है. Overall finding of this part of skull study and conclude that increasing SID is effective optimization tool for occipital. जैसे मतलब इसमें कहा गया कि इससे इस स्टडी से हमें ये पता चला कि जैसे SID की को बढ़ाते तो ये हमारे occipital frontal optimization पे इफेक्ट करता है. ठीक है, स्कल रेडियोग्राफी यूजिंग DDR सिस्टम. ऑप्टिमम इमेजिंग डिस्टेंस फॉर प्रोजेक्शन वाज फाउंड. इसमें क्या है, हमने ऑप्टिमम इमेजेस को फाउंड किया. प्रोजेक्शन कितना है उसका, 150 सेंटीमीटर एज डिस्टेंस प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट डोज रिडक्शन, जिसमें क्या है बहुत ज्यादा हमने डोज को रिडक्ट कर दिया है. नेक्स्ट है एसआईडी शुड बी इंक्रीज ऑप्टिमाइज स्कल रेडियोग्राफी. जो एसआईडी है उसकी वजह से ऑप्टिमाइज स्कल रेडियोग्राफी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. अब बात आती है प्रोटेक्टिंग द पेशेंट की, मतलब हम पेशेंट की प्रोटेक्शन कैसे करेंगे. इसमें पेशेंट शील्डिंग पॉलिसीज फॉर पेशेंट प्रेगनेंसी, गाइडलाइन फॉर इक्विपमेंट, मतलब हम पेशेंट की शील्डिंग करके ये प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए पॉलिसीज बना के गाइडलाइन से हम पेशेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो अब उसमें आता है प्रोटेक्टिंग पर्सन. इसमें पर्सनल मॉनिटरिंग, तो इसमें क्या है, पर्सनल डोज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, borne by personal being monitored, used for gamma, X-ray, beta and other strongly penetrating radiation. ठीक है, and common type include film based डोसीमर एंड थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसीमर. तो ये प्रोटेक्टिंग जो पर्सनल है इसमें हमें मॉनिटरिंग करनी, तो हम इसमें पर्सनल डोज मेजर करेंगे, इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, बॉन्ड बाय जो किसके थ्रू पहने जाएंगे, पर्सन के बाद पहने जाएंगे फॉर द मॉनिटरिंग. इसमें हम ये कह लो ऐसे रेडिएशन का यूज करेंगे जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, हाई होती है, स्ट्रांग होती है. ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग पर्सनल में ये कार्डिनल प्रिंसिपल है इसका, टाइम डिस्टेंस और शील्डिंग. जो कार्डिनल प्रिंसिपल डिपेंड करता है टाइम डिस्टेंस और शील्डिंग पे डिपेंड करता है. टाइम क्या होगा, मिनिमाइज द टाइम ऑफ एक्सपोजर, जो रेडिएशन एक्सपोजर है उसका जो टाइम है मिनिमाइज किया जा सकता है. डिस्टेंस, डबल द डिस्टेंस बिटवीन योर बॉडी एंड रेडिएशन सोर्स और पेशेंट के बीच की बॉडी के बीच डबल डिस्टेंस होना चाहिए. दिस रिड्यूस द रेडिएशन एक्सपोजर बाय फैक्टर ऑफ 4, जिसकी वजह से रेडिएशन एक्सपोजर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट है शील्डिंग. यूज अब्जॉर्बर मटेरियल सच ए प्लेक्सिग्लास फॉर बीटा पार्टिकल्स एंड लीड फॉर एक्स-रे एंड गामा. और उसके लिए क्या है, शील्डिंग का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो शील्डिंग जो है वो क्या करेगी, बीटा पार्टिकल्स या एक्स-रे गामा रेस को क्या करेंगी, अब्जॉर्ब कर लेंगी. Next, radiation is all around us in our everyday life and is largely misunderstood. While the hazard of excessive radiation must be respected, radiography is safe profession. मतलब जो आजकल के टाइम में हम क्या करते हैं, रेडिएशन के आसपास ही रहते हैं, जीते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको मतलब इसकी जानकारी हमारे पास बहुत ही कम होती है, मतलब मिसअंडरस्टूड हो सकती है. ठीक है, और जो एक्सेसिव रेडिएशन क्या है वो हजार्ड भी कर सकते हैं, लेकिन जो रेडियोग्राफी जो है एक सेफ प्रोफेशन भी है.